हेलो एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ऐसे की लेक्चर सीरीज़ चल रही थी और उस लेक्चर सीरीज़ के तकरीबन तमाम लेक्चर्स हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसे का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेशन में हम डेली बेसिस पर एक ऐसे का टॉपिक उठाएंगे और उसको डिकोड करेंगे। हम उसका ये लिए सबसे पहले समझेंगे कि ये टॉपिक की कौन सी कैटेगरी है, टॉपिक को इंटरप्रेट करेंगे। फिर हम उस टॉपिक के रिलेटेड सोचेंगे कि आइडियाज़ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सोचने के बाद प्यारे बच्चों हम उस टॉपिक के रिलेटेड आउटलाइन बनाएंगे, उसके मेन हेडर और सब हेडर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब हेडर्स उसके डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये टिल 2027 के एग्ज़ाम तक जो है ये चलती रहेगी। ठीक है, ये मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CSS विद उमर, उस पर भी आती रहेगी। और जो मेरे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, इसी नेम से है, उस पर भी ये अपलोड होते रहेंगे लेक्चर्स। ये हर रात हर शाम 7 बजे ये लेक्चर अपलोड होगा। अगर आप एक CSS एस्पायरेंट है तो आप डेली जाके टॉपिक को वहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कैसे टॉपिक को डिकोड करता हूँ और कैसे उसकी आउटलाइन बनाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन। मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन का क्या मतलब है? ठीक है, सबसे पहले हमने इस टॉपिक को समझना है, टॉपिक को हमने इंटरप्रेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, टॉपिक को इंटरप्रेट करना है। तो अगर आप गौर से देखें इस टॉपिक में उसने आपको कहा है मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि क्या हो, गोल ओरिएंटेड हो। ठीक है, पर्पस हो, जिसमें मकसद हो। नाम से जाहिर हो रहा है पर्पसिव। पर्पसिव का क्या मतलब होता है? जिसका कोई ना कोई मकसद हो। ठीक है, मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि एक गोल ओरिएंटेड हो एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, और मीनिंगफुल हो। क्या हो प्यारे बच्चों? मीनिंगफुल हो। ठीक है, जिसका कोई ना कोई मकसद हो। ठीक है, जो कि एक स्टूडेंट का जो करेक्टर है, मॉरल करेक्टर है, उसको रिफाइन करे। ठीक है, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करे। ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट की बेसिक जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करे, उनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए। ठीक है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको प्रमोट करे, मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट करे, तो उसको बोलते हैं मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन, पर्पस से निकला है पर्पसिव। इसका मतलब होता है मकसद, मतलब गोल ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम हो, करेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करे, प्रैक्टिकल हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल्स प्रोवाइड करे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे। अब हमने टॉपिक को इंटरप्रेट करना है कि इस टॉपिक में हम क्या क्या लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, उसने आपको ये नहीं कहा। अब बच्चे पता क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि पर्पसिव एजुकेशन में हमने उसका मीनिंग लिख देना। नहीं, उसने इस टॉपिक का मतलब ये बताया, मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन जो है ये प्यारे बच्चों ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है। ओपन एंडेड टॉपिक क्यों है? इसलिए क्योंकि उसने आपको ये नहीं कहा कि मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। उसने आपसे ये नहीं पूछा कि इसके आप मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन के बेनिफिट्स लिखें। ठीक है, उसने आपसे ये भी नहीं पूछा कि मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन के रास्ते में हर्डल्स क्या है। ठीक है, उसने आपसे ये भी नहीं पूछा कि मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन हासिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं या क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, ओपन एंडेड टॉपिक है। ओपन एंडेड टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन में अगर आप लिख दें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं तब भी ठीक है। आप लिख दें कि मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं तब भी ठीक है।
आप ये लिख दें मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन के रास्ते में हर्डल्स क्या हैं, तब भी ठीक है। मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन को हासिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, आप ये भी लिख दें तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने आपको लिमिट नहीं किया, ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है, और ओपन एंडेड टॉपिक में जो नंबर ऑफ हेडर्स हैं, मेन हेडर्स जो हैं, वो आपकी विल पे डिपेंड करता है, आप कितने हेडर बनाना चाहते हैं। ठीक है, जितने आप चाहें बना सकते हैं मेन हेडर्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, आउटलाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग लगाता हूँ जी आउटलाइन की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इस टॉपिक को डिकोड कर लिया है कि ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है, इस पे मैं जितने मर्जी चाहूँ हेडर बनाता जाऊँ, यानी समझिए। तो प्यारे बच्चों, अब आपने समझना है, सबसे पहले जो इसका हेडर आएगा वो आएगा जी इंट्रोडक्शन का। किसका आएगा मेरे प्यारे बच्चों? इंट्रोडक्शन का हेडर आएगा। ठीक है, जो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा इसका हेडर आएगा वो आ सकता है बेनिफिट्स ऑफ मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गई यहाँ तक? अब आपने यहाँ पे इसके क्या करने हैं, सबसे पहले हम मेन हेडर बनाते हैं, फिर हम इसके सब हेडर बनाएंगे। इसका जो मेरे प्यारे बच्चों तीसरा हेडर आएगा वो आएगा, आप बना सकते हैं कि ये तो इसके फ़ायदे हैं, लेकिन मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन के रास्ते में रुकावटें क्या क्या हैं हम वो भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि फैक्टर्स दैट क्रिएट hindrance in achieving meaning मेरे प्यारे बच्चों मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। एक मिनट में आपको बताता हूँ, कोई टेक्निकल इशू हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फैक्टर दैट क्रिएट हिंड्रेंस इन अचीविंग मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन, ये आपका एक हेडर हो सकता है। आपका जो चौथा हेडर मेन हेडर प्यारे बच्चों हो सकता है वो ये हो सकता है कि हाउ टू इंश्योर या स्टेप्स टू, या आप ये भी लिख सकते हैं स्टेप्स टू इंश्योर मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन। ठीक है, जो लास्ट मेरे प्यारे बच्चों हेडर होगा नंबर 5 पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा कॉन्क्लूजन का। समझिए बात को मेरे प्यारे बच्चों, ये एक था ओपन एंडेड टॉपिक। ओपन एंडेड टॉपिक में मेरे प्यारे बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके मैंने हेडर बनाए जी, सबसे पहला हेडर बनाया बेनिफिट्स ऑफ मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन, फिर मैंने इसका हेडर बनाया फैक्टर्स दैट क्रिएट हिंड्रेंस इन अचीविंग मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन, फिर मैंने बताया आपको स्टेप्स क्या हो सकते हैं मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन को अचीव करने के, ठीक है, इंश्योर करने के, और लास्ट पे मैंने इसका हेडर बनाया कंक्लूजन का। अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में जो मेन हेडर वो बनाए हैं हमने, कितने बनाए हैं इसमें मेन हेडर हमने बनाए हैं जी 3। कितने मेन हेडर हैं? 3 मेन हेडर हैं। अगर 3 मेन हेडर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप CSS और PMS का ऐसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने सबसे पहले बैलेंस करना है तमाम हेडर में। जो आपके नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उनको आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास 3 मेन हेडर है। ठीक है, जो पहला मेन हेडर हमने बनाया मेरे प्यारे बच्चों वो बनाया बेनिफिट्स का। ठीक है, तो हमें कितने बेनिफिट्स लिखने हैं, 3 लिखने हैं। ठीक है, सॉरी 5 बेनिफिट्स लिखने हैं। फिर दूसरा हेडर हमने बनाया हर्डल्स का, तो उसके भी कितने मेन हेडर हमने बनाने हैं, 5। जो लास्ट हमने बनाया कि कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे हम मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन को इंश्योर कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टेप्स भी हमने कितने देने हैं, 5। तो टोटल नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हमारे पास कितने हो गए, 15। हमें लिखने कितने होते हैं, 13 से लेकर
17। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बात की समझ आ गई कि हमने CSS के ऐसे को बैलेंस करके चलना है। अगर हमारे पास यहाँ पे दो हेडर्स होते, दो मेन हेडर होते प्यारे बच्चों, तो फिर हम क्या करते, हम दोनों साइड पे 7 आर्गूमेंट देते। ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास 14 आर्गूमेंट बन जाते। ठीक है, तो आपने हमेशा टॉपिक को क्या करना है, बैलेंस करके चलना है। तो मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक के हमने कितने हेडर बनाए हैं, 3 मेन हेडर। सबसे पहला हेडर बना दिया बेनिफिट का, दूसरा बना दिया कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन को अचीव करने में हमें हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप उठा सकते हैं मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन को इंश्योर करवाने के लिए। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इसकी जो एक्सटेंडेड आउटलाइन है वो प्रोवाइड करने लगा हूँ। आपने बात को गौर से समझना है। टॉपिक है जी मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों जो हेडर आएगा वो आएगा जी, अब इसकी हम बना रहे हैं जी आउटलाइन। ठीक है, समझनी है आपने मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला हेडर आएगा इंट्रो का, इंट्रोडक्शन का। ठीक है, आप थीसिस स्टेटमेंट लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, आगे जब आप ऐसे स्टार्ट करेंगे तो तब लिख दीजिएगा। दूसरा हेडर मैंने प्यारे बच्चों बनाया बेनिफिट्स। मैं ना इसको यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम एक ही पेज पे सारा कुछ पढ़ लें। ठीक है, तो मैं कुछ वर्ड जो हैं उनको क्या लिखूँगा, थोड़ा सा कंडेंस करके लिखूँगा, आपने उनको समझ लेना। बेनिफिट्स ऑफ मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन, आपने पेपर में कभी भी ये यूज़ नहीं करना, आपने पेपर में फुल टर्म यूज़ करनी है, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं जी। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 2.1। 2.1 हमारा क्या होगा कि इसका जो पहला फ़ायदा है मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन का वो ये हो सकता है, या वो ये है कि रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अगर हमारे पास दूसरा होगा मीनिंग पर्पस। क्यों होगा, रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम। अफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम देता है हमें, जो एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होता है वो हमें पॉलिसीज़ ऐसी देता है जिसके ज़रिए हम अफेक्टिव टैक्सेशन कर सकते हैं, और टैक्सेशन के ज़रिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसका जो दूसरा आप सब आर्गूमेंट बना सकते हैं वो ये बना सकते हैं कि ये रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, प्रमोशन, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन कल्चर। ठीक है, सर्च एंड इनोवेशन कल्चर। आप तीसरा इसका हेडर मेरे प्यारे बच्चों बना सकते हैं कि जो मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, ये क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सीड्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, सीड्स ऑफ डेमोक्रेसी को ब्रीड करता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं ब्रीड्स सीड्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक हो गया। उसके बाद इसका चौथा जो आप बना सकते हैं, जगह की वजह से मैं पूरा आर्गूमेंट नहीं लिख रहा, आपको बस बता रहा हूँ कि आप क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं कि ये क्राइम रेट्स को लोअर करता है। ठीक है, क्राइम रेट्स को क्या करता है, लोअर करता है। 5वें नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं कि ये पॉवर्टी को रिड्यूस करता है। ठीक है, समझ आ गई। ये आपने क्या लिख दिए, 5 बेनिफिट लिख दिए। दूसरे नंबर पे अब जो तीसरा हमारा हेडर आएगा वो आएगा हर्डल्स क्या हैं इन द वे ऑफ मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन। मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन के रास्ते में रुकावटें क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, जो पहली रुकावट है वो है कि एडिकेट जो फाइनेंस है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, लैक ऑफ
एडिकेट फाइनेंसेस, ठीक है, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, या रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं आप। इसका दूसरा हेडर बना सकते हैं कि मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं बन पाता। वो इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि हमारे पास गवर्नेंस सिस्टम में क्या होती है, करप्शन होती है, ठीक है। आप तीसरा इसका हेडर बना सकते हैं, सब आर्गूमेंट बना सकते हैं कि मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन के रास्ते में हर्डल्स क्या क्या हैं। आप तीसरी ये बना सकते हैं कि हमारे पास एकेडमिक और इंडस्ट्रियल लिंकेज नहीं है, वीक एकेडमिक इंडस्ट्रियल लिंकेज, ठीक है। हमें प्रैक्टिकल जो तालीम है वो नहीं दी जाती, ठीक है, बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में 9th 10th FSC इवन के अब हमारे जो BS सिस्टम है उसमें भी प्रैक्टिकल के सिफारशी नंबर लगवाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल स्किल्स से महरूम रहते हैं और वो एक पर्पजिव एजुकेशन सिस्टम हासिल नहीं कर पाते, ठीक है। एक और जो हर्डल है वो ये है कि आउटडेटेड क्यूरिकुला जो है, इसकी वजह से भी बच्चे क्या हैं, वो एक पर्पजिव एजुकेशन, मकसद वाली एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद जो एक और वजह है जिसकी वजह से बच्चे मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन रिसीव नहीं कर पाते, वो ये है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म है, ठीक है, और क्या है, वायलेंस है। तो ये बच्चों अब हमने कितनी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस की कि मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है। उसमें हमने कितने आर्गूमेंट दिए, 5। फिर हमने डिस्कस किया कि उसके रास्ते में हर्डल्स क्या क्या हैं। हर्डल्स में मेरे प्यारे बच्चों हमने 5 हर्डल पढ़ ली। अब हमने लास्ट पे जो हमारा चौथा हेडर आएगा वो प्यारे बच्चों आएगा कि हमने कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं जिसकी वजह से हम एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम इंश्योर कर सकते हैं। स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पहला स्टेप आप उठा सकते हैं मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए, वो ये हो सकता है कि मैंने आपको बताया जो काजेज़ का या हर्डल्स का, जो बेटा हर्डल को जब हम ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। सबसे पहले हम ये करें कि हम करप्शन को ख़त्म करें। करप्शन को ख़त्म करने के बाद गवर्नेंस में जब करप्शन नहीं होगी, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम एकेडमिक इंडस्ट्रियल लिंकेज को मजबूत करें, ठीक है, उसको क्या करें, मजबूत करें, ठीक है, स्ट्रांग बनाएं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं कि हम एक्सट्रीमिज़म और वायलेंस को ख़त्म करें, एक्सट्रीमिज़म एंड वायलेंस को रिड्यूस करें, ठीक है। फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि हम अपने जो बजट है उसमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम लेवल पे एजुकेशन को प्रोवाइड करें, ठीक है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमें जो क्यूरिकुला है उसको अपडेट करना चाहिए। हमारा जो साइलेबस है उसको क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। तो हमारे पास ये बन गए 4 हेडर। लास्ट पे जो हमारा हेडर बनेगा वो बनेगा कंक्लूजन का। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो टॉपिक था वो था कि हम एक मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन सिस्टम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने टॉपिक को इंटरप्रेट किया कि टॉपिक है क्या। टॉपिक है मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन। इसमें उसने ये नहीं कहा कि पर्पजिव एजुकेशन का मतलब क्या है, उसने आपको कहा है कि मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन क्या होती है। मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो गोल ओरिएंटेड हो, मीनिंगफुल हो, जिसमें करेक्टर बिल्डिंग हो, स्टूडेंट्स की मॉरल बिल्डिंग हो, प्रैक्टिकल स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाएँ, ऐसी स्किल्स प्रोवाइड की जाएँ जो उनकी मुस्तकबिल में एम्प्लॉयमेंट का, रोज़गार का सबब बने। उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाया जाए, ठीक है। तो हमने समझा कि ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है। ओपन एंडेड टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें उसने हमें लिमिट नहीं किया, हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम इसमें बेनिफिट्स लिखें, हम इसमें हर्डल लिखें, हम इसमें स्टेप्स लिखें, जो भी लिखते जाएं कोई मसला नहीं है। फिर मैंने आपको इसके मेन हेडर्स डिवाइड करके दिए कि मैंने बेनिफिट लिखे, फिर मैंने आपको कहा कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो उसके रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, फिर मैंने आपको लास्ट पे बताया कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें उठाने चाहिए कि हम एक मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन सिस्टम इंश्योर कर सकें, एक मकसद वाला एजुकेशन सिस्टम बना सकें, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि
इसके जो आपने सब हेडर्स हैं, जो सब आर्गूमेंट्स, उनको बैलेंस कैसे करना है। 3 मेन हेडर थे, तो हमने जो सब हेडर बनाए वो कितने बनाए, हर में 5 5, तो हमारे पास टोटल कितने बन गए, 15 मेन हेडर हमारे पास बन गए। तो बच्चों ये हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है ऐसे की ये चलती रहेगी, और डेली बेसिस पे हम एक टॉपिक को डिकोड किया करेंगे, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ में इनरोल होना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर रब्ता करके इनरोल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।